मैनेजमेंट ऑफ कैश आज शुरू करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो है क्या क्या पढ़ना है, नेचर ऑफ कैश, मोटिव्स फॉर होल्डिंग कैश, कैश मैनेजमेंट, मैनेजिंग कैश फ्लो, मेथड ऑफ एक्सेलरेटिंग कैश फ्लो इनफ्लो, स्लो कैश आउटफ्लो, डिटरमाइनिंग ऑप्टिमम कैश बैलेंस, बॉमल्स मॉडल, मिलर और मॉडल, इन्वेस्टमेंट और सरप्लस, इन्वेस्टमेंट्स ऑफ सरप्लस फंड्स। ठीक है, फिर इसके कुछ इलस्ट्रेशंस हैं। तो ये टॉपिक्स जो हैं इसमें कवर होंगे। तो कैश कैश होता क्या है? कैश जो है एक करंट एसेट होता है बिजनेस का, वन ऑफ द करंट एसेट होता है। और ये कैश जो होता है वो हर टाइम जरूरत होती है, नीड एट ऑल टाइम्स टू कीप द बिजनेस गोइंग। ठीक है, बिजनेस को चलाए रखने के लिए ये कैश की हमेशा हमें जरूरत होती है कि हर वक्त हमारे पास कैश होना चाहिए। ठीक है, तो बिजनेस कंसर्न शुड ऑलवेज कीप सफिशिएंट कैश। ठीक है, तो वो हमेशा क्या करती है, सफिशिएंट कैश को जो है मेंटेन करके रखती है अपनी ऑब्लिगेशंस को मीट करने के लिए। कोई भी शॉर्टेज जो होता है कैश में, उससे हमारे ऑपरेशन जो होते हैं वो हैम्पर हो जाते हैं, मतलब उसमें रुकावटें आती हैं हमारे ऑपरेशंस में, बिजनेस के ऑपरेशंस में। और अगर कभी भी एक्सेस होता है कैश तो वो अनप्रोडक्टिव होता है। ठीक है, तो कैश ना तो हमें एक्सेस में रखना होता है, ना ही हमें शॉर्टेज होना चाहिए उसका। ठीक है, शॉर्टेज होगा तो हमारे ऑपरेशन हैम्पर हो जाएंगे, और अगर एक्सेस होगा तो वो अनप्रोडक्टिव होगा। अनप्रोडक्टिव होने का मतलब क्या है कि हम उस पर कोई रिटर्न नहीं कमा पाएंगे। ठीक है, तो कैश जो है मोस्ट अनप्रोडक्टिव ऑफ ऑल द एसेट्स। ठीक है, जितने भी एसेट्स होते हैं सब में सबसे ज्यादा अनप्रोडक्टिव चीज कैश होती है। ठीक है, कैश की जो होती है जीरो प्रोडक्टिविटी होती है। ठीक है, या बहुत कम प्रोडक्टिविटी होती है कैश। अगर हम बिल्कुल प्योर कैश फॉर्म में बात करेंगे, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ करेंसी में बात करेंगे, तो बिल्कुल उसका मतलब जीरो प्रोडक्टिविटी होती है। ठीक है, बिल्कुल कुछ भी प्रोडक्टिव कैश हमारा कोई भी रिटर्न हमें नहीं देता है। ठीक है, तो वही फिक्स्ड एसेट्स जो होते हैं, जैसे मशीनरी होता है, प्लांट होता है, या दूसरे करंट एसेट्स होते हैं, इन्वेंट्री, वो हमें बिजनेस को जो है अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं। ठीक है, मशीनरी एक की जगह दो लगाएंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा हमारा। इन्वेंट्री हम ज्यादा खरीद के रखेंगे तो उससे भी हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर कैश फॉर्म में हमारे पास एकदम कैश करेंसी फॉर्म में है तो वो बिल्कुल जीरो उसकी प्रोडक्टिविटी होगी, वो हमें कोई भी जो है रिटर्न हमारा नहीं कमा के देगा। तो कैश इन हैंड जो होता है वो कुछ भी हमारे जो प्रॉफिट में हमारे कुछ भी एडअप नहीं करता है। ठीक है, रिटर्न में कुछ भी ऐड नहीं करता है। तो इट इज इन दिस कॉन्टेक्स्ट, तो इसी कॉन्टेक्स्ट में हम कह रहे हैं कि कैश मैनेजमेंट जो है वो हमें बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कैश मैनेजमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ना तो हम ये चाहते हैं कि हमारा शॉर्टेज होगा अगर, तो उससे हम जो है हमारे जो वर्क है वो हैम्पर हो जाएगा, उससे भी हमें जो है लॉसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो और हमारे पास एक्सेस कैश होगा तो हमारी जो है प्रोडक्टिविटी में भी कमी आएगी, हमारे रिटर्न में भी वो कम करेगा। अब नेचर ऑफ कैश, कैश का नेचर क्या होता है? कुछ लोगों के लिए कैश का मतलब सिर्फ मनी होता है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए क्या होता है, सिर्फ मनी को वो कैश समझते हैं, इन द फॉर्म ऑफ करेंसी, कैश इन हैंड जो होता है। कुछ लोग जो है वो कैश का मतलब होता है कैश इन हैंड, और जो उनके बैंक अकाउंट में भी पड़ा हुआ है वो भी कैश होता है। ठीक है, और कुछ जो समझते हैं कि नियर कैश एसेट्स जो होते हैं, जो इजीली कन्वर्टिबल होते हैं, विद इन मिनट्स या विद इन आवर्स कन्वर्टिबल होते हैं, और विद इन डेज कन्वर्टिबल होते हैं, जैसे मार्केटेबल सिक्योरिटीज, वो भी कैश का पार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये दीज आर द, ये सिक्योरिटीज होती हैं जो इजीली कन्वर्टिबल हो सकती है कैश में। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो फाइनेंस में कैश का मतलब समझेंगे, वो कैश का मतलब समझेंगे कि वो हमारा क्या है, कैश और कैश इक्विवेलेंट है। ठीक है, क्या है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या चीज आ जाती है? कैश तो होता ही है इन द करेंसी फॉर्म, और कैश इक्विवेलेंट में जो हमारा बैंक बैलेंस है, कैश एट बैंक है, और जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, मार्केटेबल सिक्योरिटीज हैं, वो भी हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कंसीडर करा जाता है। तो कैश इटसेल्फ डज नॉट प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, तो कैश जो है वो खुद से गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस
नहीं कर सकता, लेकिन ये एक मीडियम होता है जिससे हम अदर एसेट्स को खरीद सकते हैं, जिससे हमारा गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है? तो ये एक मीडियम का काम करता है, एक सपोर्टर का काम करता है। कैश होगा तो हम उन मीडियम को एक्वायर कर सकते हैं, जिनसे हम अपना प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं गुड्स का, ठीक है? और सर्विसेज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन जो आइडल कैश होता है वो हम क्या करते हैं, बैंक में डिपॉज़िट कर कर सकते हैं, उस पर इंटरेस्ट कमाने के लिए, उस पर इंटरेस्ट अर्न करने के लिए, उसे क्या कर सकते हैं, बैंक में डिपॉज़िट कर सकते हैं। ठीक है? तो एक बिज़नेस उसको जो है रिक्वायर्ड कैश अपने वेरियस नीड्स को पूरा करने के लिए रखना होता है। ठीक है? जैसे अगर हम कहीं पर जा रहे हैं, घर से निकल रहे हैं या हम घर पे भी हैं, तो कुछ कैश हमें ज़रूरी होता है। हम ऐसा नहीं है कि सारा पैसा अपने बैंक में या सारा पैसा इन्वेस्ट करके या प्रॉपर्टी में जो है या सिक्योरिटीज़ में कै इन्वेस्ट करके रख दें। तो उससे क्या होगा, हमारी जो है डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम्स आएँगी, क्योंकि हमें जो है रोज़ाना कुछ ना कुछ कैश की ज़रूरत पड़ती है। भले हम ऑनलाइन पे करें या हम कैश में पे करें, तो कुछ कैश की ज़रूरत हमें पड़ती है वेरियस नीड्स के लिए। तो इसी तरह से एक बिज़नेस को भी जो है एक रिक्वायर्ड कैश जो है अपनी वेरियस नीड्स को पूरा फुलफ़िल करने के लिए रखना होता है। तो जो जो एसेट्स एक्वायर किए जाते हैं, कैश बाय कैश, कैश से जो एसेट एक्वायर किए जाते हैं, वो बिज़नेस में और फर्दर कैश प्रोड्यूस करने में हमें मदद करते हैं। ठीक है? तो गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और सर्विसेज़ प्रोड्यूस्ड आर सोल्ड टू एक्वायर कैश। ठीक है? तो जो गुड्स हमने मैन्युफैक्चर्ड किए हैं और सर्विसेज़ जो प्रोड्यूस की हैं, वो सोल्ड की जाती हैं कैश को एक्वायर करने के लिए। फर्म जो होती है उसको एक क्रिटिकल लेवल जो है कैश का मेंटेन करके रखना पड़ता है। इफ अगर एट द टाइम उसके पास सफिशिएंट कैश नहीं होता, ठीक है, फर्म के पास, तो उसको बाहर से फिर बोरो करना पड़ता है मार्केट से, ठीक है, उसको रिक्वायर्ड लेवल तक पहुंचाने के लिए। तो कैश जो है वो हमें बहुत ज़रूरी होता है, हमें तो मेंटेन करके रखना ही रखना है क्रिटिकल लेवल पे, लेकिन अगर नहीं है तो उसको हमें फिर बाहर से जो है बोरो करना पड़ेगा उसको रिक्वायर्ड लेवल तक रखने के लिए। तो हमेशा जो होता है एक गैप होता है, जो हमारे पास कैश इनफ्लो होता है और आउटफ्लो होता है फर्म में। तो कैश इनफ्लो मतलब जो पैसा जो कैश आ रहा है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ रहा है, कैश आउटफ्लो मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बाहर हम पे कर रहे हैं, पे आउट हो रहा है। तो कैश इनफ्लो और आउटफ्लो में हमेशा एक गैप होता है, हमेशा जो है ये दोनों इक्वल नहीं होते, ठीक है? कभी हमारा इनफ्लो ज़्यादा होता है, कभी हमारा आउटफ्लो ज़्यादा होता है। तो कैश रिसीप्ट्स मोर होते हैं कभी पेमेंट से, कभी हमारे कैश पेमेंट्स ज़्यादा होते हैं रिसीप्ट से। तो फाइनेंशियल मैनेजर को हमेशा इन दोनों को सिंक्रोनाइज़ करने की कोशिश करनी होती है, कैश और कैश इक्विवेलेंट को, कि ये जो है हमारा लगभग मैच हो जाए, कुछ हद तक करीब आ जाए, ठीक है? जिससे हमें कैश की शॉर्टेज या हमारे पास एक्सेस कैश ना हो, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? आवाज़ क्लियर आ रही है मेरी? यस सर। ठीक है। अब मकसद क्या होते हैं हमारे पास, कि हमें कैश क्यों रखना होता है, क्या-क्या ज़रूरतें होती हैं, ठीक है? तो फर्म जो है वो कैश उसको फर्म को कैश नीड होता है, ठीक है? तो कुछ उसकी जो नीड्स हो सकती हैं वो क्या हो सकती हैं, ट्रांज़ैक्शंस मोटिव के लिए हो सकता है, प्रिकॉशनरी मोटिव्स के लिए होता है, स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए होता है, ठीक है? तो दीज़ मोटिव्स आर डिस्कस्ड एज़ फॉलोज़, ये हमने नीचे डिस्कस करने हैं अभी। तो ट्रांज़ैक्शन मोटिव, इसका एक हम एग्ज़ाम्पल लेंगे अपनी जनरल लाइफ़ से। जैसे आप लोग अपने कॉलेज आते हो, तो तुम्हें पता है कि तुम्हें जो है ट्रांज़ैक्शंस करनी है वहाँ पे, कुछ ट्रांज़ैक्शन तुम्हें पता है कि ये ट्रांज़ैक्शन मुझे रास्ते में करनी है। मुझे जो है मेट्रो का फेयर पे करना है, मुझे रिक्शे का फेयर पे करना है या टैक्सी का फेयर पे करना है, ठीक है? वहाँ पे कुछ अगर पहले से कुछ पता है कि हाँ, मुझे ये चीज़ खरीदना है वहाँ पे, ठीक है? तो कोई पेमेंट करनी है, मान लो फ़ी पे करने जाना है, तो तुम उसके लिए कुछ कैश लेकर के चलोगे, तो वो ट्रांज़ैक्शन मोटिव हो जाता है, ठीक है? दूसरा प्रिकॉशनरी मोटिव, कि वो चीज़ें जो तुम्हें पहले से पता नहीं है, ठीक है? जो अनफ़ोर्सीन इवेंट होते हैं या ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है? तो उसके लिए भी तुम एक एक्स्ट्रा कुछ कैश लेकर के चलते हो, ठीक है? पता चला तुम्हें कोई प्रॉब्लम आ गई रास्ते में, उसके लिए तुम्हारे पास कैश होना चाहिए, ठीक है? तो ये जो होता है प्रिकॉशनरी मोटिव होता है, जो बाकी दूसरी जिसके लिए कैश ज़रूरत पड़ती है। तीसरा है स्पेकुलेटिव मोटिव, कि तुम्हें लग रहा है कि तुम किसी मार्केट से निकल रहे हो, तुमने सोचा चलो मुझे कुछ वहाँ पे पसंद आ गया, तो मैं वो भी ले लूँगी, या कुछ सस्ता मिलने लगा कुछ, तो वो भी ले लूँगी। तो वो स्पेकुलेटिव मोटिव में आ जाता है।
ठीक है, कुछ मतलब प्रॉफिट गेन करने के लिए, कुछ गेन करने के लिए कुछ मौके आते हैं, अपॉर्चुनिटीज मिलती है हमें, तो उन अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लॉइट करने के लिए हमारे पास कैश होना चाहिए। अगर कैश नहीं है तो हम अपॉर्चुनिटीज को भी एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये तीन जो होते हैं मोटिव्स होते हैं जिनके लिए हमें कैश जो है वो होल्ड करके रखना है। ठीक है, अब तो ये फाइनेंशियल की टर्म में अभी हमने जनरल लाइफ से थोड़ा सा रिलेट करके इसका मीनिंग समझ लिया। अब ये जो हमारा इसमें लिखा हुआ है वो क्या है, ट्रांजैक्शन मोटिव। फर्म को जो है कैश की जरूरत पड़ती है, नीड कैश ट्रांजैक्शंस करने के लिए, जो भी डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं, वो ट्रांजैक्शन जो भी होती है उनके लिए कैश की जरूरत पड़ती है। तो कैश जो है परचेज करने के लिए जरूरत पड़ती है, जो भी परचेज करना है, कोई एक्सपेंस पे करने हैं, टैक्स पे करना है, डिविडेंड पे करना है, एटसेट्रा। तो सारी ट्रांजेक्शन्स के लिए हमें कैश की जरूरत पड़ती है, जो रेगुलर नेचर के हमारे डे टू डे ट्रांजेक्शन्स होती हैं। तो कैश जो है उसकी नीड अराइज होती है। ठीक है, कैश की नीड अराइज होती है ड्यू टू फैक्ट, किस फैक्ट की देर इज नो कंप्लीट सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन कैश रिसीट्स एंड पेमेंट। ठीक है, तो कैश के जो है हमें नीड अराइज इसलिए होती है क्योंकि कभी भी जो है कंप्लीट सिंक्रोनाइज नहीं होता। अभी जैसे पीछे भी हमने पढ़ा कि जो होता है उसमें कभी हमारे इनफ्लो ज्यादा होते हैं, कभी आउटफ्लो ज्यादा होते हैं, कंप्लीट सिंक्रोनाइजेशन इनफ्लो रिसीट्स और पेमेंट्स में नहीं होता। तो कभी कभी कैश रिसीट जो होती है वो एक्सीड होती है हमारी। ठीक है, कभी कभी कैश रिसीट्स एक्सीड होती हैं और कभी कभी कैश पेमेंट हमारी एक्सीड हो जाती है, वाइस वर्सा। तो ट्रांजैक्शन नीड जो है कैश के लिए वो एंटिसिपेटेड की जा सकती है, एंटिसिपेट मतलब अंदाजा लगाया जा सकता है, बिकॉज जो एक्सपेक्टेड पेमेंट है नियर फ्यूचर में वो एस्टिमेट की जा सकती हैं। ठीक है, तो जब हम नियर फ्यूचर की अपने पेमेंट्स को वो कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ हमें पेमेंट करनी पड़ सकती है, तो हमें कैश नीड जो है, कैश की जो नीड है, ट्रांजैक्शन नीड्स जो है कैश की, ठीक है, ट्रांजैक्शन नीड्स ऑफ कैश, वो भी हम एंटिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो रिसीप्ट्स इन फ्यूचर ये भी हम एंटिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जो है बट द थिंग डू नॉट हैपन एज डिजायर्ड, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि जैसा हम सोचते हैं हमेशा वैसा होता नहीं है। अगर मोर कैश इन नीडेड है, हमें मोर मोर कैश, ज़्यादा कैश नीडेड है पेमेंट करने के लिए रिसीप्ट से, तो हमें जो है बैंक ओवरड्राफ्ट कर लेना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हमारे पास कैश रिसीट ज़्यादा होती हैं तो हम उसको मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, जो सेफर सिक्योरिटीज़ होती हैं। ठीक है, दूसरा है प्रिकॉशनरी मोटिव। फर्म जो है उसको कैश अपना रखना पड़ता है, कीप करना पड़ता है अपने वेरियस कंटिजेंसीज के लिए। ठीक है, कंटिजेंसीज क्या होती हैं, वो चीजें, वो इवेंट होती हैं जिनके जो होते हैं कुछ प्रोबेबिलिटी होती है होने की। ठीक है, फिक्स नहीं होता कि ये चीज होगी, लेकिन वो चीज हो सकती है, चांसेस होते हैं, तो उसको कंटिजेंसीज कहते हैं पेमेंट के लिए। तो कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो जो होते हैं वो एंटिसिपेटेड होता है, हम अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन उनमें हमेशा वेरिएशन रहता है। जो भी हम एस्टिमेट करते हैं वो उसमें वेरिएशन आता है, हमेशा एक जैसा नहीं होता। फॉर एग्जांपल जैसे कोई डेटर था, उसको 7 दिन बाद पे करने थे, लेकिन पे करते टाइम पे उसने अपनी इनएबिलिटी दिखा दी कि हाँ मैं अभी नहीं पे कर सकता। वहीं दूसरी तरफ कोई सप्लायर था जिसको हमें, जो हमें 15 दिन का क्रेडिट पीरियड देता था, लेकिन उसके पास स्टॉक ही नहीं है सप्लाई करने के लिए जो उससे खरीदना है, तो हमें वो कहीं मार्केट से कैश में दूसरे से खरीदना पड़ेगा, या फिर वो ये कर सकता है कि अभी मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं तुम्हें क्रेडिट में दूं सामान। तो उस टाइम पे हमें कैश की जरूरत पड़ती है, हम परचेज जो है वो कैश में करना पड़ेगा। तो इन सिचुएशंस में कैश रिसीप्ट जो होती है वो हमारी कम पड़ जाती है, जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कम होती है। तो कैश और या फिर कैश पेमेंट जो होती है वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि परचेज जो है वो अब हमें कैश में करना पड़ेगा क्रेडिट के बजाय। तो ये जो कंटिजेंसीज होती हैं वो भी बिजनेस में हमेशा अराइज होती हैं इस तरह की। ठीक है, ये तो एक एग्जाम्पल है, इसके अलावा और कोई भी कंटिजेंसीज जो है वो अराइज हो सकती हैं। तो फर्म को जो है कुछ कैश कंटिजेंसीज के लिए रखना पड़ता है अपने पास, फाइनेंस रेज कर, या फिर वो इस पोजीशन में हो कि वो फाइनेंस जो है रेज कर सके शॉर्ट पीरियड में। ठीक है, थर्ड है स्पेकुलेटिव मोटिव। स्पेकुलेटिव मोटिव, मोटिव जो होता है वो कैश, उसके अंदर मतलब हमें कैश रखना होता है इन्वेस्टमेंट इन प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज के लिए। ठीक है, कभी कभी हमें मौके मिलते हैं, कहीं पे प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, लेकिन हम उनको जो है एक्सप्लॉइट नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास कैश क्रंच होता है। ठीक है, तो इसीलिए हमें पहले से जो है कैश बैलेंस मेंटेन करके रखना होता है कि हम अगर कोई प्रॉफिटेबिलिटी अपॉर्चुनिटी, हमें प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी हमें मिले,
तो हम उसे एक्सप्लॉइट कर सकें। ठीक है? तो ये अपॉर्च्युनिटीज़ जो होती हैं वो रेगुलर मैनर की नहीं होती, ये बताकर नहीं आती है कि मतलब अचानक से कभी भी जो आ जाती हैं, मिल जाती हैं। ठीक है? साइंटिफिकली हम इनको जो है प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन कंजेक्चर्स कैन बी मेड अबाउट देयर अकरेंस। ठीक है? हम उनका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ, चलो कभी भी ये हो सकता है। ठीक है? तो द प्राइस ऑफ शेयर, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी शेयर का सिक्योरिटी का प्राइस जो है वो लो एट द ऑल टाइम लो पे आ जाए, ठीक है? और फिर फ्यूचर में वो लगे कि हाँ, शॉर्टली ये जो है फ्यूचर में बहुत जल्दी जो है ऊपर जाएगा। तो ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ जो है हम तभी अवेल कर सकते हैं जब हमारे पास कैश बैलेंस होगा। ठीक है? ठीक है, तो ये हो गए हमारे मोटिव्स फॉर होल्डिंग कैश। ठीक है, कैश क्यों हमें होल्ड करना चाहिए, उनके क्या मोटिव्स होते हैं कैश को होल्ड करने के। ठीक है, दूसरा, अब कैश का मैनेजमेंट की भी हमें जरूरत पड़ती है। कैश मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन में। क्यों कैश मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ना तो हम इसको जो है शॉर्टेज होने दे सकते, ना ही हम इसको एक्सेस रख सकते हैं। ठीक है, शॉर्टेज होगी तो भी हमें प्रॉब्लम है, एक्सेस में होगा तो वो अनप्रोडक्टिव है, तब भी हमें वो नुकसान देगा। ठीक है, तो कैश मैनेजमेंट को एज्यूम किया जाता है, उसको बहुत इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि मोस्ट सिग्निफिकेंट है सारे करंट एसेट्स में। तो इट इज़ रिक्वायर्ड टू मीट बिजनेस ऑब्लिगेशंस। इसको जो है हमें बिजनेस ऑब्लिगेशंस को मीट करने के लिए चाहिए होता है। ठीक है, और ये अनप्रोडक्टिव होता है जब उसका कोई यूज़ नहीं होता है तो कैश मैनेजमेंट जो है डील करता है 2 चीज़ों से, एक कैश इनफ्लो और आउटफ्लो से, कैश फ्लो विद इन द फर्म। ठीक है? तो इन 2 चीज़ों के लिए, और कैश बैलेंस हेल्ड बाय द फर्म एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है? ये 3 चीज़ें जो हैं इसमें हमारे कैश मैनेजमेंट में डील करती हैं। ठीक है? किस तरह से कितना कैश इनफ्लो होगा, कैश आउटफ्लो होगा, कैश इनफ्लो विद इन द फर्म, और कैश बैलेंस कितना रखना है पॉइंट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं। ठीक है? तो कैश मैनेजमेंट नीड्स स्ट्रेटजीज टू डील विद वेरियस फेसेट ऑफ कैश। ठीक है, तो इसमें कैश मैनेजमेंट में जो है कई स्ट्रेटेजी हमें बनानी पड़ती हैं कैश के अलग अलग वेरियस फैसेट ऑफ कैश के लिए। तो फोर कुछ इसके जो है कुछ फैसेट हैं, क्या है? पहला कैश प्लानिंग है, दूसरा कैश फोरकास्ट एंड बजटिंग है। ठीक है, तो ये है। तो अब इसमें कैश प्लानिंग क्या होता है? कैश प्लानिंग होता है, कैश प्लानिंग वो टेक्निक है जिसमें हम प्लान करते हैं और कंट्रोल करते हैं यूज ऑफ कैश को। ठीक है, हम यूज कहाँ कहाँ करेंगे कैश का, और उस यूज ऑफ कैश को हम कंट्रोल भी करते हैं, तो उसको हम क्या बोले, कैश प्लानिंग। ठीक है, तो एक प्रोजेक्टेड कैश फ्लो स्टेटमेंट हम बनाते हैं। ठीक है, एक कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं जो क्या होती है, प्रोजेक्टेड होती है। प्रोजेक्टेड का मतलब वो एक्चुअल नहीं होती है, प्लानिंग वाली होती है, बजटेड वाली होती है। ठीक है, वो बनाई जा सकती है। तो बेस्ड ऑन द प्रेजेंट बिजनेस ऑपरेशंस, की जो हमारे बिजनेस प्रेजेंट ऑपरेशन है, प्रेजेंट बिजनेस ऑपरेशंस हैं, उनके बेसिस पे, और जो एंटिसिपेटेड एक्टिविटीज हैं फ्यूचर में, उनको कंसीडर करके हम जो है ये कैश प्रोजेक्टेड कैश फ्लो स्टेटमेंट बना सकते हैं। कैश इनफ्लोज फ्रॉम वेरियस सोर्सेज को हम एंटिसिपेट कर सकते हैं, और कैश आउटफ्लो को हम डिटरमाइन कर सकते हैं, जिनमें हम उनको कैश को पॉसिबल यूजेस करेंगे कैश का। ठीक है, कैश दूसरा है कैश फोरकास्ट एंड बजटिंग। कैश फोरकास्ट एंड बजटिंग। तो कैश फोरकास्ट एंड बजटिंग का मतलब क्या है? यहाँ पे हम कैश बजट प्रिपेयर करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस होता है रिसीट्स और पेमेंट को कंट्रोल करने के लिए कैश का। ठीक है, तो कैश बजट जो होता है वो एस्टिमेट करता है कि कितना हमें कैश का रिसीप्ट होगा और कहाँ कहाँ हम उसका डिस्पर्समेंट करेंगे फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम में। और इट इज एन एनालिसिस ऑफ फ्लो ऑफ कैश। ठीक है, ये फ्लो ऑफ कैश का एक एनालिसिस होता है बिजनेस में, और फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम, वो शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम भी हो सकता है। तो इसमें हम एक्सपेक्टेड कैश इनटेक और आउटले का फोरकास्ट करते हैं। शॉर्ट टर्म फोरकास्ट हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैश फ्लो प्रोजेक्शंस। ठीक है, जो भी हमारी कैश फ्लो प्रोजेक्शंस हैं उससे हम शॉर्ट टर्म फोरकास्ट कर सकते हैं। तो फाइनेंस मैनेजर को जो है इसमें एस्टिमेट करना पड़ता है जो लाइकली रिसीट्स हैं नियर फ्यूचर में, और जो एक्सपेक्टेड डिसबर्समेंट्स हैं उस पीरियड में, वो सब जो है इसको एस्टिमेट करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये सेम ऐसी है जैसे हम आमतौर पे घर पे भी बजट बनाते हैं कि हाँ, हमें यहाँ यहाँ पे इतने इतने पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो इतना पैसा यहाँ से आएगा, उतना पैसा वहां से आएगा। ठीक है, जैसे घर में कोई भी काम फंक्शन होता है तो उसमें भी ऐसे ही होता है कि कहाँ से कितना पैसा आना है, क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ पे हमें खर्चा करना है। तो सेम वही सारी चीजें यहाँ पे जनरल चीजें हैं, जो ये चीजें जो तुमने कॉस्ट अकाउंटिंग में
या मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम पढ़ते हैं, कैश बजट बनाते हैं, सेल्स बजट बनाते हैं, बजटरी कंट्रोल का टॉपिक होता है। तो वही सेम वही चीज़ है यहाँ पर भी, यहाँ पे भी वही सेम कैश बजट है। दो इट इज़ नॉट, लेकिन ये मैं पॉसिबल नहीं होता हम एग्जैक्ट फोरकास्ट कर लें, ठीक है। इवन देन एस्टिमेट्स ऑफ कैश फ्लो विल एनेबल द प्लानर टू मेक अरेंजमेंट, लेकिन फिर भी जो हम एस्टिमेशन करते हैं कैश फ्लो का, वो कुछ हद तक हमारी मदद कर देता है, प्लानर की मदद कर देता है कैश नीड्स को के लिए अरेंजमेंट करने के लिए। एक फाइनेंशियल मैनेजर को जो है सारे सोर्सेस अपने माइंड में रखने चाहिए, कहाँ कहाँ से वो शॉर्ट टर्म नीड्स को मीट कर सकता है, क्योंकि जो हमने प्रोजेक्शन किया है इनटेक का, मतलब इनफ्लो का, ज़रूरी नहीं है वो एज एज पर आवर एक्सपेक्टेशंस हो जाए। तो हमें वो सारे सोर्सेज भी जो है माइंड में रखने चाहिए उसके अलावा, कि कहाँ से हम फंड्स को रेज कर सकते हैं अपनी शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए। तो ही शुड ऑल्सो इसको प्रोडक्टिव यूज को भी प्लान करना पड़ता है, कि अगर हमारे पास सरप्लस हो जाए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, तो उसको हम कहाँ पे यूज करेंगे, प्रोडक्टिव यूज क्या हो सकते हैं उसके। ठीक है, तो दोनों चीजें, दोनों साइड उसे जो है लेकर के चलनी है, कि अगर हमारे पास शॉर्टेज पड़ी तो कहाँ से हम फंड रेज कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, और अगर हमारे पास एक्सेस सरप्लस कैश आ गया तो हम वो कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म कैश फोरकास्ट भी हम इससे एसेंशियल आर ऑल्सो एसेंशियल, जरूरी होता है लॉन्ग टर्म फोरकास्ट भी प्रॉपर कैश प्लानिंग के लिए। तो ये एस्टिमेट्स जो होते हैं 3, 4, 5 और उससे ज़्यादा ईयर्स के लिए हो सकता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म तो शॉर्ट पीरियड होता है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म कैश फोरकास्ट होता है वो 3 साल, 4 साल, 5 साल या उससे ज़्यादा सालों का हम कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म फोरकास्ट कंपनी के फ्यूचर फाइनेंशियल नीड्स को हमें बता देता है, ठीक है, वर्किंग कैपिटल के और कैपिटल प्रोजेक्ट्स के। ठीक है, तो दोनों शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैश फोरकास्ट जो है वो हम इन दो मेथड्स के मदद से कर सकते हैं, एक रिसीट और डिस्बर्समेंट मेथड, दूसरा एडजस्टेड नेट इनकम मेथड। ठीक है, तो ये एक क्लियर है यहाँ तक। हमने क्या क्या पढ़ लिया है, हमने कैश के बारे में पढ़ लिया है, नेचर ऑफ कैश पढ़ लिया है, मोटिव्स ऑफ होल्डिंग कैश पढ़ लिया है, और क्या पढ़ा है ये, तो स्ट्रेटेजीज पढ़ी हैं। ठीक है, एक कैश प्लानिंग, कैश फोरकास्टिंग एंड बजटिंग। ठीक है, और कैश फोरकास्टिंग और बजटिंग में अब हमें ये अलग दो दो मेथड है। ठीक है, बजटिंग में और फोरकास्टिंग में है ये दो मेथड्स। ठीक है, रिसीप्ट और डिस्बर्समेंट मेथड और एडजस्टेड नेट इनकम मेथड। ठीक है, रिसीट्स एंड डिसबर्समेंट्स मेथड क्या है, इस मेथड में रिसीट्स और पेमेंट्स को जो है हम एस्टिमेट करते हैं, कैश की आर एस्टिमेटेड। और कैश रिसीट जो है वो कैश सेल से कहाँ कहाँ से हो सकते हैं, कैश रिसीट्स कैश सेल से कैश रिसीट हो सकती है, डेटर से कलेक्शन से रिसीट हो सकते हैं पैसे हमें। ठीक है, सेल ऑफ फिक्स एसेट से हो सकता है कैश इनफ्लो, रिसीट ऑफ डिविडेंड और अदर इनकम ऑफ ऑल द टाइम्स। ठीक है, यहाँ सबसे हमें जो है कैश इनफ्लो हो सकता है, लेकिन सेल्स को फोरकास्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इसके कई फैक्टर होते हैं जो सेल्स को अफेक्ट करते हैं। सेल्स जो होती है वो कैश में भी हो सकती है, क्रेडिट बेसिस पे भी हो सकती है, तो जरूरी नहीं जो हमारा सेल फोरकास्ट हमने किया है वो सारा कैश में होगा। ठीक है, तो ये डिफिकल्ट होता है कि कैश से सेल से कितना कैश हमारा आएगा। तो कैश सेल्स जो है वो हमें रिसीट तो एट द टाइम ऑफ सेल मिल जाता है कैश, लेकिन जो क्रेडिट सेल है उसका हमें लेटर डेट पे मिलता है। एक कलेक्शन फ्रॉम डेटर जो है वो डिपेंड करता है, मतलब जो लेटर डेट पे मिल रहा है उसमें फिर कलेक्शन फ्रॉम डेटर जो है वो हमें डिपेंड करता है हमारी क्रेडिट पॉलिसी क्या है फर्म की, कि कितने टाइम पीरियड के लिए हम क्रेडिट प्रोवाइड कराते हैं। और कोई भी फ्लक्चुएशन जो होता है सेल्स में, उससे हमारा रिसिप्ट ऑफ कैश वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। पेमेंट जो की जा सकती हैं किस किस के लिए, आउटफ्लो, मतलब पेमेंट मतलब आउटफ्लो कहाँ कहाँ हो सकता है, कैश परचेजेस में हो सकता है, क्रेडिटर्स ऑफ गुड्स के लिए हो सकता है, फिक्स एसेट्स को खरीदने के लिए हो सकता है एटसेट्रा, या कोई लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी को पे करने के लिए हो सकता है। ठीक है, तो ये आउटफ्लो यहाँ यहाँ हो सकता है, यहाँ से इनफ्लो हो सकता है। तो रिसीट्स और डिसबर्समेंट्स, ठीक है, ये दो इक्वल आर टू बी, इनको हमें इक्वल्ड करना होता है, जिससे कि हम शॉर्ट टर्म में एज वेल एज लॉन्ग पीरियड में, ठीक है, जिससे कि हमें कैश जो है वो बराबर बराबर हो जाए हमारा। ठीक है, तो इक्वल करने का मतलब क्या है, जो इनफ्लो है और आउटफ्लो है वो बराबर बराबर हो जाए। इसका मतलब ना तो हमारे पास ज्यादा एक्सेस बचे और ना ही हमारे पास शॉर्टेज पड़े। तो अगर कोई भी शॉर्टेज निकलती है हमारे प्रोजेक्शन में, ठीक है, शॉर्टफॉल आता है रिसीट्स में, तो वो हमें बैंक से या दूसरे सोर्सेज से पूरा करना पड़ता है।
ठीक है। इसी तरह से अगर सरप्लस होता है तो उसको हमें रिस्क फ्री मार्केटेबल सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो इजीली और इट मे बी इजीली easy to make estimates for payments but cash receipt may not be accurately made। ठीक है, तो हम पेमेंट का तो आसानी से अपना अंदाजा एस्टिमेट्स जो है वो लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन रिसीट्स जो है एक्यूरेटली हम नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें कुछ भी जो है आगे फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है सेल्स में फर्क आ जाए, हो सकता है डेटर ना पे करें। ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम हमारा हो सकता है। ठीक है, तो दूसरा मेथड होता है एडजस्टेड नेट इनकम मेथड। ठीक है, दूसरा मेथड है एडजस्टेड नेट इनकम मेथड। ये मेथड को जो है हम एस सोर्सेज एंड यूज अप्रोच भी कहते हैं। सोर्सेज एंड यूज अप्रोच भी यूजेस अप्रोच भी कहते हैं। सोर्सेज मतलब वही कहाँ कहाँ से कैश आना है, यूजेस मतलब कहाँ कहाँ कैश का यूज होना है। ठीक है, तो सिमिलर, कुछ हद तक सिमिलर है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। तो जनरली हैज थ्री सेक्शंस, इसके तीन सेक्शंस होते हैं। ठीक है, जैसे ऊपर वाले के दो सेक्शन थे, एक रिसीट्स का था और एक डिसबर्समेंट का था। इसके तीन सेक्शन होते हैं। पहला सोर्सेस ऑफ कैश, कहाँ से आना है। दूसरा यूजेस ऑफ कैश, और तीसरा एडजस्टेड कैश बैलेंस। ठीक है, तो इसमें एक एडिशनल आ जाता है एडजस्टेड कैश बैलेंस का, जिसके ऊपर इसका नाम पड़ा है एडजस्टेड नेट इनकम मेथड। ठीक है, तो एडजस्टेड नेट इनकम मेथड हमें मदद करता है कंपनी की नीड्स को, कैश की नीड्स को प्रोजेक्ट करने में। ठीक है, सम फ्यूचर डेट में, कि फ्यूचर डेट में हमें कितने का कैश की जरूरत पड़ेगी, और ये देखने के लिए क्या कंपनी जो है एबल होगी सफिशिएंट कैश जनरेट करने के लिए। ठीक है, सफिशिएंट कैश जनरेट करना मतलब कि जितनी उसको जरूरत है, जितने उसके यूजेस है, उसको पे करने के लिए सफिशिएंट कैश हो। ठीक है, अगर नहीं होता तो वो उसको जो है डिसाइड करना होता है, उसको बोरोइंग करना है या फिर शेयर्स इशू करना है। ठीक है, यानी कि उसको डेट से फंड रेज करना है या फिर उसको शेयर्स इशू करने हैं, एक्सेट्रा। तो स्टेटमेंट बनाते वक्त हमें जो है आइटम्स को जो है, ठीक है, लाइक नेट इनकम, डेप्रिसिएशन, डिविडेंड्स, टैक्सेस एक्सेट्रा, ये इजीली हम जो है कंपनी के एनुअल ऑपरेटिंग बजट से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो फिगर्स हैं इनका, डेप्रिसिएशन का, नेट इनकम का, डिविडेंड का, टैक्सेस का, ये एनुअल ऑपरेटिंग बजट से हम ले सकते हैं। ठीक है, तो एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल मूवमेंट बिकम डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जो रिसीवेबल्स होती है और इन्वेंट्रीज होती हैं वो कई फैक्टर से इन्फ्लुएंस होती है। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये चीज़ों को तो हम उसके बजट से निकाल सकते हैं, ऑपरेटिंग बजट से, लेकिन जो हमारा वर्किंग कैपिटल मूवमेंट का होता है उसको हमें मूवमेंट एस्टिमेट करना जो होता है वो डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जो रिसीवेबल और इन्वेंट्रीज होते हैं वो कई फैक्टर से इन्फ्लुएंस होते हैं। जैसे कि रॉ मटेरियल के कॉस्ट में फ्लक्चुएशन आता है, प्राइस ऊपर नीचे होता है। ठीक है, डिमांड जो है कंपनी के प्रोडक्ट की वो ऊपर नीचे होती है। ठीक है, तो ये मेथड जो है हमें हेल्प करता है, ठीक है, कंट्रोल रखने में अपना वर्किंग कैपिटल को और एंटिसिपेटिंग फ्यू फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम हमारी होती है तो इसी से ओवरकम करने के लिए ये हमें मदद करता है। ठीक है, एंटिसिपेट करता है फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को और वर्किंग कैपिटल को कंट्रोल करता है। तो मैनेजिंग कैश फ्लोज, तो ये हो गया हमारा कौन सा, एंटी एडजस्टेड नेट इनकम मेथड। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा ये पार्ट हो गया। कैश मैनेजमेंट नीड स्ट्रेटेजीज हम कई फैसेट में होता है, तो कैश प्लानिंग कर सकते हैं, कैश फोरकास्ट और बजटिंग कर सकते हैं। कैश फोरकास्ट और बजटिंग जो है हमारा रिसीट्स और डिस्बर्समेंट मेथड से हो सकता है, और एडजस्टेड नेट इनकम मेथड से हो सकता है। ठीक है, अब हमारा है कैश मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजिंग कैश फ्लो क्या होता है। मैनेजिंग कैश फ्लो को मैनेज क्या का मतलब क्या है। ठीक है, अच्छा ये बताओ ऊपर तक का क्लियर है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। सिंपल टॉपिक्स हैं, डाउट होता है तो पूछ लो। अभी समझ में आ रहा है।
ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं मैनेजिंग कैश फ्लो। तो जब हम एस्टिमेट कर लेते हैं कैश फ्लो का, ठीक है, तो अब हमें जो एफर्ट करने होते हैं कि उससे जो है जो हमने एस्टिमेशन किया है, जो प्रोजेक्शन किया है, जो बजट बनाया है, तो उससे हम अधेर करें अपने एस्टिमेटेड से, रिसीप्ट और पेमेंट से कैश फ्लो के। ठीक है, यानी कि हम जैसा जैसा हमने प्लान किया है हम वैसा वैसा उसको करें, यानी कि कंट्रोलिंग का फंक्शन इसमें हम करेंगे। तो कैश मैनेजमेंट जो है वो सक्सेसफुल हमारा तभी होता है जब जो हमने कैश कलेक्शन है वो एक्सेलरेटेड हो जाए और कैश डिस्बर्समेंट हमारा एज फार एज पॉसिबल, जहां तक पॉसिबल हो हम उसे डिले कर दें। ठीक है, तो कैश मैनेजमेंट हमारा सक्सेसफुल तभी होता है जब हम कलेक्शन को बढ़ा दें, अपना कलेक्शन जल्दी जल्दी करें। ठीक है, कलेक्शन में हम टाइम कम लगाएं और डिसबर्समेंट में हम टाइम बढ़ा दें, यानी कि यूजेस में, पेमेंट में हम लेट करें। ठीक है, तभी हमारा जो है पॉसिबल सक्सेसफुली कैश मैनेजमेंट हम कर पाते हैं। तो ये मेथड है जो हम दोनों के एक्सेलरेशन के और एक्सेलरेटिंग कैश इनफ्लोज और डिलेइंग कैश डिसबर्समेंट। ठीक है, तो कैसे हम एक्सेलरेट कर सकते हैं कैश इनफ्लोज को? पहला, पेमेंट बाय कस्टमर्स को प्रॉम्प्ट करें। ठीक है, तो इन एक्सेलरेट करने के लिए कैश इनफ्लो को, जो कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स हैं उसको हम जल्दी से जल्दी कलेक्शन करें। ठीक है, दिस विल, इससे क्या होगा पॉसिबल, कैसे हो सकता है पॉसिबल, दिस विल बी पॉसिबल बाय प्रॉम्प्ट बिलिंग। ठीक है, बिलिंग हम मतलब जल्दी कर दें, बिलिंग करने में टाइम ना लगाएं। जैसे हमारा सेल हो, फॉरन उसका जितना बिल बनता है उसको फॉरन कस्टमर्स तक पहुंचा दें। तो कस्टमर शुड प्रॉम्प्टली इन्फॉर्म, उससे फॉरन हम इन्फॉर्म कर दें कि कितना अमाउंट उनका पेबल है। ठीक है, तो द टाइम बाय विच इट शुड बी पेड, और कब तक वो उसको पे करना है फॉरन उसको बता दें। ठीक है, दूसरा मेथड, अनदर मेथड है प्रॉम्प्टिंग कस्टमर्स का, कि उसको हम टू पे अर्लियर इज टू अलो द देम कैश डिस्काउंट, कि हम उसको कह दें कि अगर तुम जल्दी पे करोगे तो हम तुमको उस पर कैश डिस्काउंट देंगे। ठीक है, सेकंड है क्विक कन्वर्जन ऑफ पेमेंट इनटू कैश। ठीक है, जो पेमेंट हुई है हम उनको क्विकली कैश में कन्वर्ट कराएं। कभी होता है कि हमारी पेमेंट जो होती है वो कैश कैश के बजाय चेक में पेमेंट होती है, तो हम उसको जल्दी से जल्दी उसको कैश में कन्वर्ट करें। तो कैश इनफ्लो कैन बी एक्सेलरेटेड बाय, जिससे हम कैश कलेक्शन प्रोसेस हम अपना तेज कर दें। तो जब कस्टमर हमें चेक लिख देता है हमारे कंसर्न के बिजनेस के फेवर में, तो कलेक्शन जो होता है वो जल्दी तब हो सकता है जब हम उसको अर्ली कलेक्शन के लिए भेज दें। ठीक है, तो उसमें जो होता है एक टाइम गैप होता है बिटवीन जब चेक हम कस्टमर हमें भेजता है और जब हम उसका अमाउंट कवर कराते हैं, रिकवर कराते हैं। ठीक है, उसको कलेक्शन कराते हैं, तो उसमें एक टाइम गैप होता है। जैसे मान लो उसने आज चेक लिख के रख दिया, 10 तारीख को लिख के रख दिया, अब वो 2 तारीख, 3, 13 तारीख तक हमें मिल रहा है, फिर 15 तारीख तक उसे बैंक में जमा करा रहे हैं, फिर उसमें भी 2-3 दिन लग रहे हैं। ठीक है, 16 तारीख तक वो या 18 तारीख तक वो हमें कैश हमारे बैंक अकाउंट में आ रहा है। तो तकरीबन इसमें कितना गैप आ गया? 8 दिन का गैप आ गया। तो एक टाइम गैप होता है बिटवीन जब वो चेक राइट करता है और जब हमें उसको कलेक्शन होता है। ठीक है, और इसके कई फैक्टर होते हैं। पहला फैक्टर है मेलिंग टाइम, कि वो मेल करता है हमें हमें थ्रू पोस्ट भेजता है, तो उसमें भी टाइम लगता है। मान लो हमारा जो कस्टमर है वो दूर है, तो वो हमें जो है मेल करेगा चेक। ठीक है, तो पोस्ट करेगा हमें चेक, को आने में उसको 3 दिन 1 हफ्ता तक लग जाता है। तो टाइम टेकन जो पोस्ट ऑफिस से टाइम ट्रांसफर होने में चेक को कस्टमर से हमारे पास तक आने में जो टाइम लगता है उसको हम पोस्टल फ्लोट कहते हैं। क्या कहते हैं? पोस्टल फ्लोट। पोस्टल फ्लोट क्या है? जो पोस्ट के थ्रू कस्टमर से चेक फर्म तक आने में टाइम लग रहा है। ठीक है, दूसरा होता है कि उसको जो है प्रोसेसिंग होने में, चेक को जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी टाइम लगता है, कि अब ऑर्गेनाइजेशन में आ गया, अब ऑर्गेनाइजेशन में प्रोसेसिंग हो रही है और फिर उसको बैंक में भेजा जा रहा है कलेक्शन के लिए। ठीक है, तो जब तक वो हम ऑर्गेनाइजेशन में आने के बाद जब तक वो बैंक भेजा जाता है, उस टाइम, उस पीरियड जो लगता है उसमें टाइम गैप जो होता है उसको लेथार्जी बोला जाता है। तो क्या बोला जाता है? लेथार्जी। ठीक है, फिर उसके बाद जब बैंक में जमा हो जाता है तो विद इन बैंक भी उसको जो है कलेक्शन में टाइम लगता है। ठीक है, तो बैंक जो है वो बैंक में जब प्रेजेंट हो जाता है फिर वो भेजता है उसके दूसरे बैंक में, कस्टमर्स के बैंक में प्रेजेंट करने में, फिर वहां से वो क्लियर होता है। तो उसको हम बैंक फ्लोट बोलते हैं। ठीक है, तो पोस्टल फ्लोट जो पोस्ट से आने में टाइम लग रहा है, लिथार्जी जो कंपनी में टाइम लग रहा है, बैंक फ्लोट जो बैंक में टाइम लग रहा है। ठीक है, तो जो पोस्टल फ्लोट है, लिथार्जी है और बैंक फ्लोट है, इनको कलेक्टिवली हम डिपॉजिट फ्लोट बोलते हैं। ठीक है,
तीनों को मिला करके क्या होता है, जब कस्टमर ने राइट किया और उस तक जब तक हमें कैश रिकवर हुआ, तो उस मतलब उसको कैश कलेक्शन हुआ, तो उस पूरे पीरियड को डिपॉजिट फ्लोट बोला जाता है। तो टर्म डिपॉजिट फ्लोट रिफर्स टू, जो डिपॉजिट फ्लोट का टर्म है उसका मतलब क्या है, चेक कस्टमर लिखता है, रिटर्न बाय, ये बाय बी वाई बाय है, कस्टमर लिखता है लेकिन उसका अमाउंट अभी हम यूज नहीं कर सकते फर्म से, ठीक है, तो डिपॉजिट फ्लोट होता है वो। तीसरा मेथड क्या है, हम अपना डिसेंट्रलाइज कर दें कलेक्शन, ठीक है, कलेक्शन को डिसेंट्रलाइज कर दें। जैसे बिग फर्म होती हैं, ठीक है, वो ओवर वाइड जोग्राफिकल एरिया में ऑपरेट करती हैं, वो अपना कलेक्शन बढ़ा सकती हैं, वो सिस्टम ऑफ डिसेंट्रलाइज कलेक्शन करके, ठीक है, सिस्टम ऑफ डिसेंट्रलाइज कलेक्शन करके वो अपना कलेक्शन जो है वो तेज कर सकती हैं। नंबर ऑफ कलेक्टिंग सेंटर्स ओपन किए जा सकते हैं डिफरेंट एरियाज में, इंस्टीड ऑफ रिसीव्ड एट वन प्लेस, एक प्लेस पर रिसीव करने के बजाय अलग अलग प्लेसेस पर वो सेंटर्स जो है खोल सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बीएसईएस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, हम इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करते हैं। पहले क्या होता था, कुछ ही सेंटर्स होते थे जहाँ पे बिल पे किए जाते थे, ठीक है, उसके बाद जो है वहाँ पे लंबी लंबी लाइनें लगती थी, लोग डरते थे जाने में, बिल लेट जमा करते थे, जा करके उनको जाना, दूर जाना पड़ता था, तो टाइम ज्यादा लग जाता था, तो बिल पीरियड, कलेक्शन पीरियड जो है बहुत ज्यादा होता था। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने अलग अलग जगह भी सेंटर खोलने शुरू कर दिए फिर, ठीक है, तो उससे थोड़ा लोगों को आसानी होने लगी, थोड़ा करने लगे फिर कलेक्शन, मतलब पेमेंट करने लगे जल्दी, लेकिन फिर भी जो है टाइम ज़्यादा लगता था। तो अब इन्होंने क्या कर दिया कि अब इसको ऑनलाइन कर दिया, अब आप जो है उसको ऑनलाइन पे कर सकते हो, लेकिन उसमें भी वो उसकी फैसिलिटी हर किसी के पास नहीं होती थी पे करने की। फिर अब इन्होंने क्या कर दिया कि अब तुम फ़ोन पे में भी सिर्फ फैसिलिटी आ गई, फ़ोन पे तुम किसी से भी ऐप से जो है ये पे कर सकते हो, ठीक है। और जो है कहीं पे ट्रांसफर एजेंट से भी पे करा सकते हो। तो अब क्या होता है, कलेक्शन पीरियड बहुत कम हो गया है, ठीक है। और अब क्या होता है, फिर भी कुछ लोग जो पे नहीं करते हैं, उनका 2-2 महीने का, 3-3 महीने का ड्यू बढ़ जाता है, ठीक है, तो उसके लिए वो दूसरा सिस्टम अपनाते हैं कि 1 महीने का ही जैसे ड्यू कर दिया, ठीक है, वो पे नहीं किया तो अगले महीने में रेड बिल भेज देते हैं कि हमारा जो है हम डिसकनेक्शन कर देंगे, ठीक है। तो कलेक्शन पीरियड के लिए डिसेंट्रलाइज कलेक्शन जो है ये एक एग्जांपल है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का, ठीक है। तो द आइडिया ऑफ ओपनिंग डिफरेंट कलेक्शन सेंटर्स, तो जो इसका मतलब आइडिया होता है, ये जो ओपनिंग डिफरेंट सेक्शन, इसके पीछे क्या वो है, लॉजिक है, वो ये है कि मेलिंग टाइम जो है रिड्यूस हो जाए, ठीक है, कस्टमर डिस्पैच जो करता है चेक वो कम हो जाए, कि उसको भेजना ना पड़े पोस्टल से, वो अपने पास ही सेंटर में जाके जमा कर दे, तो जो वो हमारा पोस्टिंग का जो पोस्टल फ्लोट था वो कम खत्म हो जाता है, वो जीरो हो जाता है पोस्टल फ्लोट, ठीक है, फौरन राइड करके फौरन सेम डे पे वो डिप वहाँ पे सेंटर पे डाल जाएगा। तो इट्स रिसीट्स इन द फॉर्म एंड देन फिर वो रिड्यूस हो जाएगा हमारा कलेक्टिंग टाइम चेक का। फोर्थ है लॉक बॉक्स सिस्टम। तो लॉक बॉक्स सिस्टम भी एक दूसरी टेक्निक है, वो रिड्यूस कर देता है मेलिंग टाइम, इससे भी मेलिंग टाइम रिड्यूस हो जाता है। हम सेंटर खोलने की बजाय क्या करते हैं, इस सिस्टम में फर्म कुछ सम कलेक्टिंग सेंटर्स एट डिफरेंट प्लेसेस पे वो बना देते हैं, जहाँ पे वो जो है द प्लेसेस आर सेलेक्टेड ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ कस्टमर्स के बेसिस पे वो सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, और वहां से फिर रेमिटेंस हमें रिसीव हो जाता है पर्टिकुलर प्लेस से, ठीक है। तो ये है हमारा जिससे हम एक्सेलरेट करते हैं कैश इनफ्लो को। दूसरा है जो मेथड होते हैं जिससे हम अपना स्लो कर देते हैं आउटफ्लो को, मतलब आउटफ्लो को डिले कर देते हैं, कि कैश पेमेंट में डिले कर देते हैं, तो जितना हमारा डिले होता है उस पीरियड में हम उस कैश को कहीं और यूज कर सकते हैं, प्रोडक्टिव जगहों पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो कंपनी कैन कीप कैश, ठीक है, वो अपने पास कैश रख सकती है, बचा के रख सकती है, इफेक्टिव कंट्रोलिंग करके डिस्बर्समेंट्स की, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव कंट्रोलिंग कैश आउटफ्लो का क्या है कि हमारा जो पेमेंट है वो स्लो हो जाए, जहां तक पॉसिबल हो सके हमारा जो पेमेंट है वो स्लो हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए वो क्या क्या मेथड अपना सकती है, पहला कि लास्ट डे पे पेमेंट करे, कभी भी एकदम जल्दबाजी ना करे पेमेंट की, जो लास्ट डेट हो उस पर आके पे करे। तो डिसबर्समेंट जो है डिले किया जा सकता है कि पेमेंट्स को लास्ट ड्यू डेट पे करके। तो ये जो है इट इज क्रेडिट इज फॉर 10 days इफ, सॉरी, ये इफ क्रेडिट इज फॉर
अगर क्रेडिट जो है 10 दिन का हमें मिल रहा है तो पेमेंट जो है वो हमें 10th डे में करना चाहिए, ठीक है? तो इससे क्या होगा, हमें शॉर्ट पीरियड मिल जाएगा, ठीक है? यूजिंग द मनी, हम शॉर्ट पीरियड के लिए उस पैसे को यूज कर सकते हैं। फर्म जो है उसको कैश डिस्काउंट भी मिल जाता है फिर, क्योंकि टाइम पर ही पे कर दिया तो कैश डिस्काउंट भी मिल जाता है और उसने उतने टाइम में यूज भी कर लिया, ठीक है? इसके अलावा हम ड्राफ्ट के थ्रू पे करें, पेमेंट थ्रू ड्राफ्ट्स करें, तो कंपनी जो है पेमेंट को डिले कर सकती है ड्राफ्ट इशू करके अपने सप्लायर्स को, इंस्टीड ऑफ गिविंग चेक्स, चेक्स के बजाय। जब हम चेक इशू करते हैं तो कंपनी को जो है कुछ बैलेंस जो है वो अपने अकाउंट में मेंटेन करके रखना पड़ता है, ठीक है? चेक जब भी हम पे करते हैं, वेन एवर इट कम्स, ठीक है? ऑन द अदर एंड जब ड्राफ्ट हम इस पेबल होता है सिर्फ प्रेजेंट करने पर, इशूअर जब उसको प्रेजेंट करता है तभी वो पेबल होता है। तो रिसीवर विल गिव द ड्राफ्ट टू इट्स बैंक, रिसीवर अपने बैंक को देता है, प्रेजेंट करता है उसको, बायर के बैंक से प्रेजेंट करता है, फिर उसको नंबर ऑफ डेज लग जाते हैं उसको एक्चुअली पेड होने में। तो कंपनी जो है उसको इकोनॉमाइज कर सकती है अपने लार्ज रिसोर्सेज को इस मेथड को यूज करके। थर्ड, एडजस्टिंग पेरोल फंड्स को भी एडजस्ट करके सम इकोनॉमी कैन बी एक्सरसाइज, कुछ इकोनॉमी हम पेरोल फंड पे भी हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है? ये कैसे होता है, हम फ्रीक्वेंसी ऑफ पेमेंट को रिड्यूस करके कर सकते हैं, यानी कि अगर हमें वीकली पेमेंट करनी होती है तो हम उसको वीकली की बजाय मंथली पेमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है? या डेली पेमेंट करनी होती है, डेली की बजाय मंथली में कन्वर्ट कर सकते हैं पेमेंट, तो हमें फिर रोजाना कैश की जरूरत नहीं पड़ेगी या हमें वीकली कैश की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें मंथ में एक बार पेमेंट की जरूरत पड़ेगी। जैसे मान लो हमारा जनरल लाइफ से अगर देखें तो हम कैश में जो है सामान खरीदते हैं दुकान से, ठीक है? तो हम उससे कह दें कि हम तुम्हें जो है एक बार पेमेंट कर देंगे, पूरा महीने का जो भी बिल बनेगा इकट्ठा पे कर देंगे। तो उस पूरे पीरियड में हम उस कैश को कहीं और यूज कर सकते हैं और जब महीने के लास्ट में उसको पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है? इफ द पेमेंट आर मेड वीकली, देन हम अगर पेमेंट वीकली होती है तो हम उसको मंथ तक एक्सटेंड कर सकते हैं। सेकेंडली, फाइनेंस मैनेजर जो है उस प्लान कैन प्लान इशू ऑफ सैलरी चेक्स, ठीक है? तो मैनेजर जो है वो ये भी प्लान कर सकता है कि सैलरी को डायरेक्ट अकाउंट में क्रेडिट करने की बजाय हम उसके चेक्स इशू कर दें, ठीक है? उसके डिस्पर्स सैलरी के डिस्बर्समेंट में के लिए चेक्स इशू कर दें। अगर चेक्स उन्हें मिलता है इशूड ऑन, अगर जैसे हमने सैटरडे के में उनको चेक दिया तो संडे में तो वो डिपॉजिट नहीं करेंगे, तो वो और फिर मंडे में भी डिपॉजिट नहीं करेंगे, तो कुछ दिन हमें उसके मिल जाएंगे कैश की सैलरी, वो सब निकालेंगे नहीं और सब एक साथ प्रेजेंट भी नहीं करते, कुछ 2-3 बाद करेंगे, कुछ 3 दिन बाद करेंगे, कुछ 4 दिन, कुछ 5 दिन, किसी को हफ्ता भर भी लग सकता है। तो उतने टाइम तक पैसा हमारे पास रहेगा, हम उसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है? फिर सेंट पेमेंट को हम सेंट्रलाइजेशन कर दें, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पेमेंट, ठीक है? तो पेमेंट शुड बी सेंट्रलाइज्ड एंड पेमेंट शुड बी मेड थ्रू ड्राफ्ट और चेक, कि उनको सेंट्रलाइज कर दें और वो ड्राफ्ट और चेक के थ्रू हो। जब चेक इशू किए जाते हैं मेन ऑफिस से तो उसमें जो है टाइम लगता है चेक को क्लियर होने में थ्रू पोस्ट, ठीक है? जब हमने मेन हेड ऑफिस से चेक इशू हो रहा है तो वो पहले कस्टमर तक जाएगा पोस्ट से, मान लो 8 दिन लग गए, 10 दिन लग गए, फिर उसके बाद जो है वो जो है कलेक्टिंग टाइम को हम अवेल कर सकते हैं। फिर इंटर बैंक ट्रांसफर, अगर एफिशिएंट यूज ऑफ कैश जो है पॉसिबल हो सकता है इंटर बैंक ट्रांसफर से भी, ठीक है? अगर कंपनी के पास एक से ज्यादा अकाउंट्स हैं, मोर अकाउंट्स हैं, एक बैंक से ज्यादा बैंकों में अकाउंट है, तो हम उसको जो ट्रांसफर कर सकते हैं एक बैंक से दूसरे बैंक में जहाँ पे डिसबर्समेंट्स हमें मेड करनी है। इससे क्या होगा, हमें एक्सेस अमाउंट जो है एक बैंक में नहीं रहेगा, ठीक है? हम फ्लोट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी हमने फ्लोट पढ़े हैं ऊपर, कौन कौन से फ्लोट पढ़े हैं, एक पोस्टल फ्लोट पढ़ा है और एक कौन सा पढ़ा है, पोस्टल फ्लोट पढ़ा है, लिथार्जी पढ़ा है, बैंक फ्लोट पढ़ा है, तीनों को मिला के डिपॉजिट फ्लोट होता है। तो जहाँ पे हमें ये पेमेंट रिसीव करने में ये हमारे लिए नुकसान था और पेमेंट करने में ये हमारा फायदा बन सकता है, ठीक है? तो फ्लोट का यूज कर सकते हैं पेमेंट करने में। डिफरेंस होता है बिटवीन बैलेंस शोन इन द बैंक कैश बुक और बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है? तो फ्लोट क्या होता है, जो डिफरेंस होता है हमारा कैश बुक में और पासबुक में, जब भी हम चेक इशू करते हैं तो हम बैंक कॉलम में जो है कैश बुक के बैलेंस रिड्यूस हो जाता है, ठीक है? तो पार्टी टू होम जिसको हम चेक इशू करते हैं वो सेम डे में प्रेजेंट करता नहीं है, पेमेंट इमीडिएटली होती नहीं है, तो अगर पार्टी कुछ टाइम बाद कुछ दूसरे स्टेशन पे रहता है, अदर स्टेशन पे रहता है, मतलब दूर रहता है, डिस्टेंट पे रहता है, तो चेक को उस तक पहुंचने में टाइम लगता है पोस्ट से, और फिर नंबर ऑफ डेज जो है उसको प्रेजेंट होने में भी टाइम लगते हैं। तो जब तक वो उस टाइम तक जो है वो चेक
प्रेजेंट नहीं होता है बैंक में पेमेंट के लिए, तो बैलेंस हमारे बैंक में रहता है। तो कंपनी जो है उस फ्लोट को यूज़ कर सकती है, ठीक है? और करेक्टली उसको अगर एस्टिमेट कर ले तो, ठीक है? अगर उसको फ्लोट को करेक्टली एस्टिमेट कर ले तो उसको कैश को वो यूज़ कर सकती है, ठीक है? तो ये 2 मेथड हो गए हमारे, किसके? मैनेजिंग कैश फ्लो के, एक्सेलरेटिंग कैश इनफ्लो और स्लोइंग कैश आउटफ्लो, ठीक है? क्लियर है? इसमें कोई डाउट? कोई डाउट है इसमें? आवाज आ रही है? आप लोग हो ऑनलाइन हो नहीं पढ़ रहे हो? Yes, yes. ठीक है? अब है ऑप्टिमम कैश बैलेंस कितना होना चाहिए हमारे पास, ठीक है? ये तो हमने मैनेज कर लिया इनफ्लो और आउटफ्लो को, ठीक है? अब हमारे पास बैलेंस कितना रहना चाहिए, ठीक है? तो अब ऑप्टिमम का मतलब ये है कि ना तो हमारे पास वो कम हो, शॉर्टेज हो और ना हमारे पास एक्सेस हो, तो वही लेवल जो होगा कैश बैलेंस का वो ऑप्टिमम लेवल होगा। अब वो ऑप्टिमम लेवल कैसे हम फाइंड आउट करें, ठीक है? तो अब फर्म को जो है मिनिमम अमाउंट जो है कैश का वो मेंटेन करके रखना होता है, ठीक है? कैश फॉर सेटलिंग द ड्यूज, ड्यूज को सेटल करने के लिए टाइम पर। तो कैश की जो जरूरत होती है, कैश इज नीडेड किसके लिए होती है? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल के लिए होती है, क्रेडिटर्स को पे करने के लिए होती है और डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए होती है और डिविडेंड के लिए होती है। तो अप्रोप्रिएट अमाउंट जो है कैश बैलेंस का वो मेंटेन होना चाहिए, ठीक है? उसको हमें डिटरमाइन करना पड़ेगा, जो हमें मेंटेन करना है उसको हमें डिटरमाइन करना पड़ता है पास्ट एक्सपीरियंस के और फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस के बेसिस पे। अगर फर्म लेस कैश बैलेंस मेंटेन करती है तो उसकी लिक्विडिटी पोजीशन जो होती है वो वीक होती है, और अगर हायर कैश बैलेंस मेंटेन करके रखती है तो उसको जो है अपॉर्चुनिटी जो है उसकी, अगर इफ हायर कैश बैलेंस इज मेंटेन देन एन अपॉर्चुनिटी टू अर्न इज लॉस्ट, तो उसकी अर्न करने की अपॉर्चुनिटी जो है वो लॉस्ट हो जाती है, ठीक है? यानी कि वो उससे जो है अर्न उस पैसे को जो है प्रोडक्टिव यूज नहीं कर पाता अगर वो कैश बैलेंस रखा रहता है उसके पास। तो फर्म को जो है एक ऑप्टिमम कैश बैलेंस जो है वो मेंटेन करना जरूरी है, ना तो कम होना चाहिए ना ही लार्ज कैश बैलेंस होना चाहिए। तो बेसिकली दो अप्रोच हैं ऑप्टिमम कैश बैलेंस को फाइंड आउट करने के लिए, एक मिनिमाइजिंग कॉस्ट मॉडल, प्रिपेयरिंग कैश बजट, ठीक है? और कैश बजट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल है कैश मैनेजमेंट का, ठीक है? तो कैश बजट क्या है? अ कैश बजट एक एस्टिमेट होता है कैश रिसीट्स का और डिसबर्समेंट का ऑफ कैश ड्यूरिंग अ फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है? तो इसमें क्या करते हैं, सिंपली बस ये काम करते हैं, हम देखते हैं कहाँ कहाँ से हमें रिसीट होना है, कितना कितना होना है और कहाँ कहाँ खर्चे होने हैं और कितना कितना होना है, ठीक है? उसका एक स्टेटमेंट बना लेते हैं अपने रिसीट्स का, एस्टिमेटेड रिसीट्स का और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स का एक स्टेटमेंट बना लेते हैं, उसी को हम कैश बजट कहते हैं, ठीक है? इन अदर वर्ड ऑफ सॉलमन एजरा, कैश बजट क्या है? एक एनालिसिस ऑफ फ्लो होता है कैश के बिजनेस में ओवर अ फ्यूचर, फ्यूचर में और शॉर्ट और लॉन्ग पीरियड में, ठीक है? मतलब क्या होता है, एनालिसिस होता है कि कहाँ कहाँ से पैसा आना है, कहाँ कहाँ से पैसा खर्चा होना है शॉर्ट में और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में, ठीक है? इसमें फोरकास्ट होता है एक्सपेक्टेड कैश इनटेक और आउटले का, ठीक है? कितना एक्सपेक्टेड कैश इनटेक है, कहाँ से कितना आना है और कहाँ कितना खर्चा होना है, उसका एस्टिमेट होता है, फोरकास्ट होता है, ठीक है? तो इट इज अ डिवाइस टू प्लान, ये एक डिवाइस होता है प्लान करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कैश के यूज को। दस फर्म जो है कैश बजट को प्रिपेयर करके प्लान कर सकती है कि अपने एक्सेस कैश और या फिर अरेंजमेंट फॉर नेसेसरी कैश, और जब व्हेन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक है? जब भी जरूरत पड़े कि कब एक्सेस कैश उसके पास है और कब उसे अरेंजमेंट करना है कैश का, ठीक है? तो कैश रिसीट्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज उनको एंटिसिपेटेड किया जाता है और एस्टिमेटेड द कैश कलेक्शन फॉर सेल्स, ठीक है? सेल्स का कितना कैश कलेक्शन होगा, डेट का कितना होगा, बिल्स रिसीवेबल का कितना होगा, इंटरेस्ट कितना रिसीव होगा, डिविडेंड कितना रिसीव होगा और अदर इनकम्स और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट से और अदर एसेट्स विल बी टेकन इनटू अकाउंट, ठीक है? तो कहाँ कहाँ से कितना कितना पैसा आना है वो सब हम एस्टिमेट कर लेते हैं।
तो अमाउंट टू बी स्पेंट, इसके अलावा जो परचेज पर मटेरियल की और क्रेडिटर्स को पेमेंट करनी है, और इसके अलावा वेरियस अदर रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हमें करने हैं, उन सबको भी कंसीडर कर लिया जाता है। तो कैश फोरकास्ट जो है उसमें सारे पॉसिबल सोर्सेज को लिया जाता है जहाँ जहाँ से कैश हमें रिसीव होगा, और सारे चैनल्स को भी एस्टिमेट कर लिया जाता है जहाँ जहाँ पे हमें कैश का खर्चा करना है, कंसोलिडेटेड कैश पोजीशन फिर डिटरमाइन कर ली जाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कैश बजट। दूसरा है बॉमल्स मॉडल। ठीक है, तो विलियम जे बॉमल ने एक मॉडल सजेस्ट किया है ऑप्टिमम बैलेंस को, कैश के ऑप्टिमम बैलेंस को डिटरमाइन करने का, जो कि हमारा कैरिंग और ट्रांजैक्शन कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कैरिंग और ट्रांजैक्शन कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो कैरिंग कॉस्ट क्या होती है? कैरिंग कॉस्ट जो होती है, जो हम होल्ड करते हैं कैश को, वो उस पे उसकी कॉस्ट जो होती है होल्ड करने की, वो कैरिंग कॉस्ट कहलाती है, जैसे कि इंटरेस्ट। ठीक है, दूसरा ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या होती है कि जो हम कन्वर्ट करते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज को कैश में। ठीक है, तो वो हमारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है। तो इसके लिए एक एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन किया है मॉडल का, वो क्या है? C इज इक्वल टू 2A इंटू एफ ऑन ओ। ठीक है, 2A एफ अपॉन ओ अंडर रूट। ठीक है, तो इसमें ए क्या है? ए जो है, सी जो है, पहले सी तो ऑप्टिमम कैश बैलेंस है, वही फाइंड आउट कर रहे हैं। ए क्या है? एनुअल या मंथली कैश डिस्बर्समेंट कितना करना है तुम्हें, कितना पेमेंट करना है टोटल एनुअल। मंथली का कैलकुलेट कर रहे हो तो मंथली कैश डिस्बर्समेंट लिखा जाएगा, एनुअल का कर रहे हो तो एनुअल कैश डिस्बर्समेंट लिखा जाएगा। एफ जो है फिक्स कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन की लगती है, टोटल फिक्स कॉस्ट नहीं लगती है, पर ट्रांजैक्शन की कितनी फिक्स कॉस्ट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैश, वो क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैश होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज जो हम इसमें रख देंगे तो हमारा जो है रिक्वायरमेंट पता चल जाएगा कि ऑप्टिमम कैश बैलेंस कितना होना चाहिए। ठीक है, लिमिटेशन ऑफ मॉडल। अब इसकी कुछ लिमिटेशन है इस मॉडल की। क्या है? एक ये जो है कांस्टेंट रेट ऑफ यूज जो है एज्यूम करता है, जैसे इसमें हमने कहा ना एनुअल या मंथली कैश डिस्बर्समेंट रखना है यहाँ पर, तो ये इसने फिक्स मान लिया कि इतना ही जो है वो हमारा यूज में आएगा। ठीक है, तो ये एक हाइपोथेटिकल अजम्पशन होता है। जनरली कैश आउटफ्लो जो एनी फॉर्म में जो है वो रेगुलर नहीं होता, कभी कम कैश आउट, कभी कैश इनफ्लो कभी कम होता है, कभी कैश आउटफ्लो ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसलिए ये मॉडल जो है हमें करेक्ट रिजल्ट नहीं देता। तो जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी जो होती है वो हमेशा सेम नहीं होती, वो भी डिफिकल्ट है मेजर करना, क्योंकि ये जो डिपेंड करती है कहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कितना उसका मैच्योरिटी पीरियड है। ठीक है, तो इस वजह से जो है ये दोनों लिमिटेशन की वजह से जो है एकदम मतलब सही नहीं रहता हर जगह पर। ठीक है, दूसरा मॉडल है मिलर ओवर मॉडल। मिलर ओवर मॉडल ये आर्ग्यू करता है कि चेंजेस जो कैश बैलेंस में ओवर गिवन पीरियड जो है वो रैंडम होते हैं इन साइज, कि कभी कम ज्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है, और डायरेक्शन भी जो होता है उनका अलग होता है, कभी इनफ्लो ज्यादा होता है, कभी आउटफ्लो ज्यादा होता है। ठीक है, तो कैश बैलेंस जो है फर्म का वो फ्लक्चुएट करता रहता है रेगुलरली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो मॉडल, इस मॉडल में जो है ये एज्यूम किया गया है, तो आउट ऑफ द टू एसेट्स, दो एसेट्स में से कैश और मार्केटेबल सिक्योरिटीज, द लेटर हैज द मार्जिनल यील्ड। ठीक है, दूसरे की जो है वो मार्जिनल यील्ड होती है। ट्रांसफर ऑफ कैश मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो होता है, ठीक है, हम क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे कैश से मार्केटेबल सिक्योरिटीज में, और सिक्योरिटीज मार्केटेबल सिक्योरिटीज से कैश में। ठीक है, पॉसिबल है विदाउट डिले। ठीक है, कोर्स ऑफ द कोस्ट, सम कॉस्ट। ठीक है, तो मॉडल हैज स्पेसिफाइड, इसने दो कंट्रोल लिमिट बताई है, एक अपर लिमिट बताई है कि जिससे ज्यादा तुम्हें कैश नहीं लेके जाना, और एक लोअर लिमिट बताई है जिससे तुम्हें कम कैश नहीं रखना। तो हमें जो कैश रखना है दो लिमिट के बीच में रखना है, अपर लिमिट एच और लोअर लिमिट 2। इसने दो लिमिट्स जो है वो डिफाइन करी है कि दो लिमिट बना के रखो कैश की। ठीक है, एक हायर लिमिट और एक लोअर लिमिट। तो कैश लेवल अगर हमारा इससे जो है लोअर लिमिट से रिड्यूस होने के लिए अलाउ नहीं करना है, और हायर लिमिट से ऊपर जाने के लिए अलाउ नहीं करना है। तो कैश बैलेंस जो है वो सिर्फ अलाउ करेगा सिर्फ इन दो लिमिट के बीच में, एच और एल के बीच में। अगर कैश जो है वो हमारा अपर कंट्रोल लिमिट तक पहुंच जाए, एच तक पहुंच जाए या इसको क्रॉस कर दे,
तो उसका कुछ पैसा जो है हम उसका जो है इन्वेस्ट कर देंगे मार्केटेबल सिक्योरिटीज में। कितना पैसा करेंगे, उसको एक लेवल और है आर इसके बीच में, ठीक है। तो उसको इतना बैलेंस जो है एच से आर के बीच में सारा पैसा जो है मार्केटेबल सिक्योरिटीज में डाल देंगे, ठीक है। इफ द कैश बैलेंस रीच इज लोअर, अगर वो लोअर लेवल पे पहुंच जाता है, कम हो जाता है बैलेंस उसका, तो जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज है वो हम बेच देंगे। और कितनी बेचेंगे कि वो हमारा आर लेवल तक आ जाए, ठीक है। तो आर लेवल क्या है, ये रिटर्न लेवल है। क्या है, रिटर्न लेवल आर। इफ द कैश बैलेंस, तो इसने जो है जैसे हमारा टैंक भरता है, टैंक में हम एक सेंसर लगा के रखते हैं, ठीक है। वाटर टैंक होता है ना, उसमें हम एक सेंसर लगा के रखते हैं कि कब हमारा मोटर चलना है और कब हमारा मोटर बंद होना है, ठीक है। कितने लेवल पे जाके बंद होना है और कितने लेवल पे जाके चलना है। तो वही चीज यहाँ पे यूज हो रहा है। एक इसका हाई लेवल बना दिया हमने और एक इसका लो लेवल बना दिया, ठीक है। तो अगर लो लेवल पे आ जाएगा तो मोटर हमारा चालू हो जाएगा और फिर वो एक पर्टिकुलर लेवल पे जाके बंद हो जाएगा जो हमने हाई लेवल सेट किया है। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक लेवल होता है आर लेवल, बीच में दोनों के बीच में एक आर लेवल होता है। सपोज करो ये हमारा कंटेनर है और ये हम कैश देख रहे हैं इसमें। जब हमारा लो लेवल पे पहुंचेगा तो हम क्या करेंगे, इसको जो है अपनी मार्केटेबल सिक्योरिटीज को बेच देंगे, मार्केटेबल सिक्योरिटीज को बेच देंगे और कैश यहाँ पर ले आएंगे और इसको आर लेवल तक पहुंचा देंगे, ठीक है। अब अगर ये हमारा हाई लेवल तक पहुंच गया तो जो ये बैलेंस है इसमें से हम मार्केटेबल सिक्योरिटीज में जो है पैसा लगा देंगे और इसको कितना लगाएंगे कि इतना निकालेंगे कि वो आर लेवल तक बचे, ठीक है। तो इसमें हमें 3 लेवल सेट करने हैं, एक हाई लेवल, एक लो लेवल और एक रिटर्न लेवल, ठीक है। तो इफ द कैश बैलेंस रीचेज द लो लेवल, लोअर लेवल एल, देन सफिशिएंट मार्केटेबल सिक्योरिटीज को जो है हम सोल्ड कर देंगे उसको वापस से रिटर्न लेवल तक पहुंचाने के लिए, आर लेवल तक, ठीक है। कोई नो ट्रांजैक्शन बिटवीन, और इसके बीच में हम कोई ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे जब तक हमारा एच लेवल और आर लेवल तक ना पहुंचे, तो तब तक हम मार्केटेबल सिक्योरिटीज में कोई ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे, ठीक है, जब तक कि ये दोनों बिटवीन, तो इन दोनों लेवल के बीच में ही रहेगा। तो मिलर ओर मॉडल ने जो है सुपीरियरिटी है बोमल्स मॉडल के ऊपर, ठीक है। मिलर ओर मॉडल की जो है सुपीरियरिटी है क्योंकि ये ज्यादा जो है हमारा जो है रियलिस्टिक मॉडल होता है, ठीक है। ये ज्यादा रियलिस्टिक मॉडल होता है, ठीक है। तो जो हमारा वो बोमल्स मॉडल था उसमें कांस्टेंट नीड, कांस्टेंट और कांस्टेंट रेट अज्यूम किया होता था, लेकिन यहाँ पे जो है ये ज्यादा रियलिस्टिक है। मेंटेन करता है एक्चुअल कैश बैलेंस को जो फ्लक्चुएट करता है हायर और लोअर लेवल के बीच में, ठीक है। तो इसने जो मॉडल बनाया है वो हमारा ये बनाया है कि जेड हम कैलकुलेट कर सकते हैं 3 टीवी अपॉन 4 आई टू द पावर 1/3 से, ठीक है। तो टी क्या है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन है। वेरिएंस, वी क्या है, वेरिएंस ऑफ डेली कैश फ्लो है। और आई क्या है, डेली परसेंट इंटरेस्ट रेट ऑन इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। क्लियर है ये चीज। दो मॉडल पढ़े हमने, बॉमल्स मॉडल और मिलर ओर मॉडल, ठीक है। तो बॉमल्स मॉडल जो है शायद जो वो क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस कर रहे थे कल, वो उसमें आया था बॉमल्स मॉडल, तो देख लेते हैं एक बार। पेपर बॉमल्स मॉडल, क्या क्वेश्चन है, कैश फ्लो occurring at different point of time are not comparable. Explain the reasons and how can they be made comparable. Net income, net operating income. Walters model, EPS, trading on equity. Discuss the concept of trading on equity in detail. Explain the Baumol's model of cash management in detail. ठीक है, इसमें तो डिटेल में हमें करना है,
तो इसको जो है मतलब ये तो हमारा जनरल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हो गया। तो इसको जो है यहाँ पे तो हमने कौन बहुत थोड़ा सा है इसमें डिटेल में करने को बोला है। तो डिटेल में करने के लिए हमें इसको जो है दूसरी बुक से जो तुम्हारी बुक है उससे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको पढ़ लेना, कोई डाउट होता है तो उसको डिस्कस कर लेंगे जो हमारी क्लासेस आके बची हैं उसमें। ठीक है, दो ही मॉडल है, मिलर और मॉडल है और बर्मन्स मॉडल है। कैश बजट है तो इसमें से थ्योरी तो आनी आनी है इन सब में से किसी के भी बारे में। ठीक है, कैश बजट हमारा आया है नहीं आया है इसमें वो और देख लेते हैं। ग्रॉस इकोनॉमिक्स स्टॉक रॉ मटेरियल फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कंप्यूट द ड्यूरेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। ये तो ऑपरेटिंग साइकिल है। ये नंबर cost of capital. ये बजट का क्वेश्चन तो इसमें नहीं है, लेकिन बजट का क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा डिटरमाइन करना लेवल। ठीक है, कैश बजट बनाना। अब अगर हमारे पास एक्सेस बैलेंस है, सरप्लस फंड है या फिर हमारे पास शॉर्टेज है तो उसको क्या करना है। तो शॉर्टेज का तो हमने पढ़ लिया था कि हम शॉर्टेज को कहाँ से हम फंड रेज कर सकते हैं। वो तो हमने कैश फाइनेंसिंग, वो वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग में हमने देख लिया था। लेकिन अगर हमारे पास सरप्लस फंड है तो उसका हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, अगर सिचुएशन हमारी जो है सरप्लस फंड की है तो उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट कहाँ कर सकते हैं सरप्लस फंड को। तो देर आर सम टाइम्स सरप्लस फंड। ठीक है, कभी कभी हमारे पास सरप्लस फंड होता है कंपनीज के पास। तो हमें क्या करना होता है, कुछ उन फंड को हम कहीं लिक्विड और रिस्क फ्री सिक्योरिटीज में हम उसको लगा सकते हैं। ठीक है, और ये लिक्विड होना चाहिए बहुत और एक रिस्क फ्री होना चाहिए। ठीक है, कुछ इनकम कमाने के लिए। तो देर आर नंबर ऑफ एवेन्यूज, कई सारे हमारे पास जगह हैं, अपॉर्चुनिटीज होती हैं जहाँ पे हम इनको फंड को इन्वेस्ट कर सकते हैं जो कि रिस्क फ्री हो। ठीक है, तो सिलेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज और मेथड ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो इम्पोर्टेंट होता है बहुत, कि कहाँ पे हमें करना है और कौन सा मेथड अपनाना है। तो कुछ मेथड ये हैं। पहला ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल या टी बिल्स, ये वो बिल्स होते हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है अलग अलग मैच्योरिटी पीरियड्स का। ठीक है, ये बिल जो होते हैं बहुत ज़्यादा सेफ होते हैं, बहुत ज़्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट्स होते हैं और बहुत ज़्यादा इजीली मार्केटेबल होते हैं। ठीक है, सेफ होने की वजह से आसानी से ये सेल हो जाते हैं। तो ये ट्रेजरी बिल जो है यूजुअली बहुत कम लेवल ऑफ यील्ड होता है इनका, बहुत कम हमें रिटर्न मिलता है। लेकिन दैट टू इन द, लेकिन वो भी हमें इंटरेस्ट की फॉर्म में नहीं मिलता, वो हमारा परचेज प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में डिफरेंस के तौर पे मिलता है। ठीक है, इसमें हमें कोई इंटरेस्ट जो है इन बिल्स के ऊपर नहीं मिलता है कि मान लो 90 रुपीज का परचेज किया था, 100 रुपीज में ये सेल हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बैंक डिपॉजिट है और सारे कमर्शियल बैंक जो हैं वो कुछ शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स ऑफर करते हैं, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट स्कीम ऑफर करते हैं जिनके अलग अलग इंटरेस्ट रेट होते हैं। ठीक है, डिपोज और अलग अलग डिपॉजिट पीरियड के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर 1 साल के लिए करोगे तो अलग रेट होगा, 10 साल के लिए करोगे तो अलग रेट होगा। तो फर्म जो अगर उसके पास एक्सेस कैश होता है तो वो डिपॉजिट कर सकता है शॉर्ट पीरियड के लिए, फ्यू डेज के लिए भी। ठीक है, तो और ये डिपॉजिट जो है वो भी फुल्ली सेफ्टी होती है इनकी। ठीक है, इनकी भी क्या होती है, फुल्ली सेफ्टी होती है। और प्री मेच्योर रिटायरमेंट की भी फैसिलिटी होती है, यानी कि अगर मान लो तुमने 6 महीने के लिए डिपॉजिट किए हैं तो तुम चाहो तो उसको 6 महीने से पहले भी निकाल सकते हो। कंफर्टेबल रिटर्न होता है इसमें। तीसरा है इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। एक फर्म जो है अपने एक्सेस कैश को दूसरी फर्म में भी जमा करा सकती है, उसकी दूसरी फर्म में भी डिपॉजिट कर सकती है। तो जब कंपनी जो है अब दूसरी कंपनी में पैसे को डिपॉजिट करती है, मनी को डिपॉजिट करती है, तो वो डिपॉजिट को हम इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट बोलते हैं। ठीक है, तो ये डिपॉजिट जो होती हैं यूजुअली फॉर पीरियड ऑफ 3 मंथ
टू 1 ईयर, 3 महीने से 1 ईयर तक की होती हैं। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें हायर मिलता है बैंक के मुकाबले। ठीक है, इट इज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दीज डिपॉजिट्स। फिर है बिल डिस्काउंटिंग। बिल डिस्काउंटिंग, अब फर्म जो है एक्सेस कैश को जो है डिस्काउंट करने का भी, बिल डिस्काउंट करके भी इस्तेमाल कर सकती है। जैसे हम डिस्काउंटिंग कराते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज को बैंक से, तो उसी तरह से कोई फर्म भी जो है दूसरों के बिल को डिस्काउंट कर सकती है। ठीक है, जैसे कमर्शियल बैंक करते हैं। ठीक है, ऑन बिल मैच्योरिटी, और जब बिल की मैच्योरिटी होगी तो वो पैसा हमें उससे मिल जाता है। ठीक है, तो हर लेकिन बिल डिस्काउंटिंग जो है एज अ मार्केटेबल सिक्योरिटी इज सब्जेक्ट टू टू कांस्टेंट। ठीक है, तो मार्केटेबल सिक्योरिटी की तरह डिस्काउंट, इसके दो कांस्टेंट होते हैं क्या? एक तो सेफ्टी ऑफ दीज इन्वेस्टमेंट्स जो होती है वो क्रेडिट रेटिंग के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, एक्सेप्टर जिसने, जो इसका एक्सेप्टर है यानी कि जो बिल पे करेगा उसका, उसकी क्रेडिट रेटिंग के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, पता चला वही पैसे लेके भाग गया, वो पैसे नहीं दिए उसने हमें। यूजुअली प्री मैच्योर रिटायरमेंट ऑफ द बिल भी अवेलेबल नहीं होता। हम उसको पहले से, जो है 3 महीने का बिल है तो 3 महीने बाद ही उस मेच्योरिटी पर ही वो रिलाइज होगा, उससे पहले रिलाइज नहीं होगा। तो इसकी ये दो ड्रॉबैक होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सारा थ्योरेटिकल पोर्शन जो है इसका कंप्लीट हो गया है। अब इसका कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन जो है वो बचा है। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल पोर्शन, अब बताओ, अभी इसको बता दें। कैश बजट, तो कैश बजट कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ है। जैसे ये तुम्हें क्वेश्चन दिया होता है, उसी क्वेश्चन से हमें जो है वो कैश बजट को, रिसीप्ट्स और पेमेंट्स को अलग अलग लिख देना होता है। जैसे ये कैश बजट है, यहाँ पे इसने हमें बताया है अलग अलग मंथ के लिए, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल की हमें डिटेल्स दी हुई है। ठीक है, ये नवंबर की हो गई, दिसंबर की हो गई, जनवरी की हो गई, फरवरी की हो गई, मार्च की हो गई, अप्रैल की हो गई। ठीक है, तो ये वाला इधर आएगा, ये वाला इधर आएगा, ये वाला इधर आएगा, ये वाला इधर आएगा। ठीक है, ये नीचे पहुंच गया, ये प्रिंटिंग एरर है। ठीक है, तो ये इसका मतलब, इसको अगर हम लिख दें तो ये नवंबर का है, ये नवंबर का है, ये दिसंबर का है, ये जनवरी का है, ये फेब का है, ये मार्च का है, और ये अप्रैल का है। ठीक है, तो ये वाली चीज जो है वो सेल, सेल क्या है? इनफ्लो, रिसीट वाला हो गया। परचेज, ये पेमेंट वाला हो गया। वेजेस, पेमेंट वाला हो गया। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ये भी पेमेंट वाला हो गया। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये भी पेमेंट वाला हो गया। सेलिंग एक्सपेंसेस, ये भी पेमेंट वाला हो गया। ठीक है, तो एक रिसिप्ट है और बाकी पेमेंट्स हैं। तो इसी को हमें बजट के शक्ल में प्रिपेयर करना है, और कैश बजट बनाना है कौन से मंथ के लिए? जनवरी से अप्रैल तक का बनाना है, जनवरी से अप्रैल तक का बनाना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स की दी हुई है फोरकास्टेड। अब इसमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी हुई है। कस्टमर आर अलाउड अ क्रेडिट पीरियड ऑफ 2 मंथ्स, की कस्टमर को 2 महीने का क्रेडिट पीरियड दिया जा रहा है। यानी कि अगर हमने सेल यहाँ पे दी है तो ये 2 महीने बाद पे करेगा। यानी कि ये नवंबर की पेमेंट जनवरी में करेगा। ठीक है, और दिसंबर की पेमेंट फेब में करेगा, और जनवरी की पेमेंट मार्च में करेगा, और फरवरी की पेमेंट अप्रैल में करेगा। ठीक है, तो जनवरी का, अगर हमें जनवरी से कहाँ तक का बनाना है? जनवरी से अप्रैल तक का बनाना है। तो जनवरी में जो रिसीव होगा वो हमारा ये वाला पेमेंट रिसीव होगा जो नवंबर में सेल किया था। ठीक है, और फरवरी में जो दिसंबर में सेल किया था, मार्च में जो जनवरी में सेल किया था, अप्रैल में जो फरवरी में सेल किया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये 1-2 महीने बाद जाके रिसीव होंगे। इसके अलावा और क्या दिया हुआ है? एक डिविडेंड, अ डिविडेंड ऑफ 10,000 इज पेबल इन अप्रैल। तो एक और एक्स्ट्रा जो है वो पेमेंट है अप्रैल में, डिविडेंड की पेमेंट है। इनके अलावा जो ऊपर पेमेंट दी हुई है ये तो अलग अलग मंथ की है, एक और पेमेंट है वो 10,000 की है जो हमें अप्रैल में पे करना है। तो ये भी हमारा एक आउटफ्लो, एडिशनल आउटफ्लो हो गया। कैपिटल एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड, और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी करने हैं। प्लांट परचेज करना है 15 जनवरी को फॉर 5,000 का। बिल्डिंग हैज बीन परचेज्ड 1 मार्च को एक
बिल्डिंग जो है वो परचेज करनी है और पेमेंट जो है वो हमें मंथली इंस्टॉलमेंट में देनी है 2000 ईच की। तो मार्च में करेंगे परचेज। मार्च कब की थी? 1 मार्च को की थी। बिल्डिंग हैज बीन परचेज 1 मार्च को परचेज की थी, जिसकी 2000 रुपये ईच मंथ में पेमेंट इंस्टॉलमेंट जाती है। क्रेडिटर्स को जो है वो 2 मंथ का टाइम क्रेडिट पीरियड हमें मिल जाता है। क्रेडिटर्स को भी हमें 2 मंथ में पे करना है। जैसे हमने यहाँ पे परचेज किया है, जैसे सेल्स का था तो परचेज में भी 2 मंथ का, यानी कि ये जो पेमेंट है आउटफ्लो ये जनवरी में होगा। ठीक है, ये वाला जनवरी में होगा, ये वाला फरवरी में होगा, ये वाला मार्च में होगा, ये वाला अप्रैल में होगा। जैसे हमारा उसमें इनफ्लो में हो रहा था सेल्स में, वैसे ही यहाँ पे ये भी जो है आगे जाके आउटफ्लो होगा। वेजेस जो है आर पेड ऑन फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ। वेजेस जो है अगले महीने की फर्स्ट को पे होनी है। यानी कि जो हमारा नवंबर की वेजेस है वो दिसंबर में पे होगी, दिसंबर की जन में होगी, जन में फेब में होगी। तो हमें कौन सा करना है वेजेस वाला? वेजेस ये है। तो हमें दिसंबर से अप्रैल तक का बनाना है। तो जनवरी का जब बनाएंगे तो इसमें कौन सी वेजेस पे होंगी? इसमें ये वाली वेजेस पे होंगी। ठीक है। और जब हम इसका बनाएंगे फैब का बनाएंगे तो फैब में कौन सी होंगी? फैब में ये वाली पे होंगी, मार्च में ये वाली पे होंगी, अप्रैल में ये वाली पे होंगी। ठीक है, तो ये 1 महीने बाद पेमेंट होगी। इसके अलावा लैग इन पेमेंट ऑफ अदर एक्सपेंसेस 1 मंथ। अदर एक्सपेंसेस में भी 1 मंथ का लैग है, 1 मंथ बाद पेमेंट हो रहा है। तो अदर एक्सपेंसेस कहाँ है? अदर एक्सपेंसेस ये सारे हो गए। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस और सेलिंग एक्सपेंस, तो ये भी जो है अगले महीने में पे होंगे। यानी कि जनवरी में ये वाला होगा। ठीक है, और दिसंबर फरवरी में ये वाला होगा और मार्च में ये वाला होगा। इसके अलावा बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड जो है 1 जनवरी टू 1995 में बैलेंस हमारा इतना है। ठीक है, तो ये बैलेंस हमारा शुरुआत होगा, रिसीट से पहले लिखा जाएगा। तो ओपनिंग बैलेंस जनवरी का ओपनिंग बैलेंस 15,000 है, तो जनवरी का ओपनिंग बैलेंस ये 15,000 आ जाएगा। इसके बाद कैश रिसीट जो होगा जनवरी में वो कौन सा वाला होगा? जो हमारा नवंबर में सेल हुआ था, जो 30,000 का था नवंबर में। ठीक है, तो 30,000 का जनवरी इसमें सेल आ गया, ये 30,000 का हो गया। तो ये हो गया रिसीट्स। पेमेंट जो हमें करना है वेजेस का करना है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस का करना है, सेलिंग एक्सपेंस का करना है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड भी हमें दिया हुआ था। पेमेंट ऑफ डिविडेंड कब होगा? वो तो लास्ट में जाके होगा। तो इसमें इन्होंने जो है ये ऊपर कर दिया है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड जो है वो ये आ गया। ठीक है, परचेज ऑफ प्लांट जो है वो 2,000 का हमारा इंस्टॉलमेंट जा रहा है। ये जा रहा है, ये जा रहा है 2,000 का इंस्टॉलेशन ऑफ बिल्डिंग प्लांट जो है वो 5,000 का हो गया टोटल पेमेंट। परचेज ऑफ प्लांट, सॉरी परचेज ऑफ प्लांट ये है। इंस्टॉलमेंट ऑफ बिल्डिंग ये 2,000 है, 2,000 जा रहा है। ठीक है, तो इसके बाद टोटल पेमेंट निकल के आ जाएगा जब हम इन दोनों टोटल पेमेंट्स को टोटल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा एक टोटल यहाँ पे भी कर सकते हैं, जो हमारा टोटल रिसीट्स निकल के आएगा। फिर इसके बाद ये टोटल हमारा पेमेंट्स निकल के आ गया। अब पेमेंट्स निकल के आ गया तो इसको हमने माइनस कर दिया, तो ये हमारे पास बैलेंस निकल के आ गया। ये बैलेंस कौन सा है? ये क्लोजिंग बैलेंस होगा। ये क्या होगा? ये क्लोजिंग बैलेंस होगा। कौन सा वाला हो गया क्लोजिंग बैलेंस? ये वाला हो गया। ठीक है, 18,000। ये इस महीने का क्लोजिंग बैलेंस है, तो अगले महीने के लिए ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। तो ये अगले महीने के लिए ओपनिंग बैलेंस ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ जाएगा। ठीक है, फिर वैसे ही जैसे इधर हमने प्रिपेयर किया फिर वो ऐसे ही बनेगा, फिर उसका क्लोजिंग बैलेंस यहाँ जाएगा, ऐसे ही बनेगा, उसका क्लोजिंग बैलेंस यहाँ जाएगा। तो बहुत सिंपल होता है ये, बस सब कुछ क्वेश्चन में दिया होता है, हमें बस उसको एक फॉर्मेट भी सिंपल है, कुछ नहीं है, बस पहले रिसीट्स रख देनी है फिर पेमेंट्स रख देनी है। कोई एक वो नहीं है कि हाँ हमें ये पर्टिकुलर फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। जितने मंथ का बोला है उतने मंथ का बनाना है, और जो हमारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसको फॉलो करते हुए बनाना होता है। ठीक है, अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। अब इसी तरह से ये क्वेश्चन है, इसमें हमारा क्रेडिट सेल और कैश सेल दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को जो है आप लोग देख लेना करके, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है इसमें तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस कर लेंगे। या अगर अभी टाइम, अगर अभी कर सकते हो तो अभी कर लो, और कोई प्रॉब्लम होती है तो अभी पूछ लो। मैं इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ग्रुप में भेज देता हूँ।
ठीक है, इस क्वेश्चन को जो है आप लोग कर लेना और फिर जो है इसको अगर कोई डाउट है तो उसको देख लेना, पूछ लेना मुझसे नेक्स्ट क्लास में। तो अब इसके जो कुछ क्वेश्चन हैं, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो हम अपनी ऑफलाइन क्लास में भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, दूसरी बुक से और जो तुम्हारे पास आप लोग के पास जो भी बुक्स हैं या जो आप लोग के डाउट्स हैं उसको हम अपनी ऑफलाइन क्लास में देख लेंगे एक बार। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसको सबको जो थ्योरी है ये सबको आप लोग रीड भी कर लेना। ठीक है, पढ़ लेना और कोई डाउट होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट क्लास में हमें करना है वो हमारा ये चैप्टर है रिसीवेबल मैनेजमेंट। ठीक है, तो रिसीवेबल मैनेजमेंट है, ये भी सिंपल है, छोटा टॉपिक है ये भी। ठीक है, इसको भी हम कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में और कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम 2 टॉपिक्स कर लें, एक रिसीवेबल मैनेजमेंट भी कर लें और उसके बाद वाला जो टॉपिक है वो भी कर लें। ठीक है, तो इसके बाद वाला इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट और रिसीवेबल मैनेजमेंट ये 2 टॉपिक हम कल वाली क्लास में कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास 2 क्लासेस बचेंगी, उन 2 क्लासेस में जो ऑफलाइन क्लासेस में हम अपना जो है न्यूमेरिकल पोर्शन जो है वो सारा कवर कर लेंगे इस यूनिट का। ठीक है, और एक क्लास में हम सारा न्यूमेरिकल पोर्शन कवर कर लेंगे और फिर उससे अगली क्लास में जो है हम पिछले टॉपिक्स जो भी हमारा टोटल है उसका रिवीजन क्लास रख लेंगे, कोई भी टॉपिक होगा वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और एक मंडे को ऑनलाइन क्लास रख लेंगे, एक्स्ट्रा क्लास, जिसमें आप लोग के कोई डाउट्स होंगे तो वो पूछ सकते हो। अगर कोई डाउट्स होंगे तो रखेंगे, अगर डाउट्स नहीं होंगे तो नहीं रखेंगे, कोई भी टाइम हम डिसाइड कर लेंगे, इवनिंग में या मॉर्निंग में या आफ्टरनून में। ठीक है,